हेलो बच्चों, कैसे हो। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल PS आनंद सिंह तोमर में। और बच्चों, एक प्रश्न आया था मेरे पास में कि सर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस का एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं इस बात पे चर्चा करता हूँ कि व्हाट इज़ रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी, और इसको डीपली बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा करते हैं और रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कैसे होता है, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये कंडक्टर वायर है, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इस कंडक्टर वायर में मतलब ए और बी दोनों के बीच में वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो होती है। तो वोल्टेज V और I के बीच का रेशियो जो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट को हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना, V/I इज इक्वल टू R, ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज ये देखिए कि इस कंडक्टर वायर में इलेक्ट्रिक करंट बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ फ्लो हो रही है, लेकिन इस कंडक्टर वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो बैटरी की नेगेटिव प्लेट से ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है ना, अब ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर वायर के अंदर या तो किसी एटम से टकराएंगे, कोलिजन करेंगे, और जब कोलिजन करेंगे तो यही जो कोलिजन होता है वो अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, जिसको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। ठीक है ना, अब देखिए जब ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस करंट आई का अपोजिशन होता है ये, ठीक है ना, तो इसलिए यहां से देखिए क्या आ रहा है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/I, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द I। करंट I का जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल विरोधाभासी होता है, अपोजिशन करता है ये। ठीक है ना, तो अब इसका ये मतलब हो गया कि जब ये रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर वायर में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, अपोज करता है, उसका विरोध करता है। ठीक है ना, यहां से पूरी तरह से समझ में आ रहा है। V/I इज इक्वल टू R। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर वायर में नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मोशन करते हैं, तो इनके पाथ में कोई ना कोई ये किसी न किसी एटम से कोलिजन करते हैं, और यही जो कोलिजन होता है ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि ये अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर वायर ये होता है। ठीक है ना, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी थिन वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, पतले वायर में ज़्यादा होता है कि मोटे वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो चेक कर लेते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये पतला वायर है और इसकी लेंथ L है, और सेम लेंथ का हम एक और वायर लेते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इससे ज़्यादा है।
तो जाहिर सी बात है कि इसमें फ्लो होने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन इस वायर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन से कम होंगे। दैट्स मीन इस मोटे वायर में, थिक वायर में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी और पतले वायर में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। द नंबर ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द थिन वायर। किसमें? मोटे वायर में। मोटे वायर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी तो चार्ज ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, Q इज इक्वल टू एन से। और जब चार्ज ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो जो मोटा वायर होगा, ठीक है ना, उसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से और ज़्यादा फ्लो होगी देन थिन वायर से। तो जब जिस वायर में इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो सकती है, ज़्यादा फ्लो होगी, तो वहाँ तो ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसलिए जो मोटा वायर होता है, ठीक है ना, उसका रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है ना, और पतले वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं, वी कैन से इजली दैट्स द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इज लेस देन टू द कंपेयर ऑफ थिन वायर। दैट्स मीन पतले तार की अपेक्षा मोटे तार में जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। तो ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो R होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? L के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम यहां से R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A कर सकते हैं। तो R इज इक्वल टू L अपॉन A तो राइट कर दिया, बट यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा, और एक कांस्टेंट होता है रेजिस्टिविटी। क्या होता है? रेजिस्टिविटी। दैट्स मीन यहाँ पर ये सीधी सीधी बात समझ में आ रही है कि जो रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर वायर इज डायरेक्टली डिपेंड टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड resistivity of the wire, but inversely proportional to the, not depend to the area of cross section of the wire. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पर डिपेंड नहीं होता है। मोटे तार में रेजिस्टेंस कम होता है और पतले तार में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और जिस वायर की, जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि जैसे सिल्वर हो गया, सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, और सिल्वर की जब रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है तो इसमें रेजिस्टेंस भी सबसे कम प्रोड्यूस होगा, और जब रेजिस्टेंस सबसे कम प्रोड्यूस होगा तो सिल्वर में इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही ईजिली फ्लो हो सकती है। इसलिए सिल्वर को गुड कंडक्टर भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये था रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट। तो यहाँ से हम जैसे L इज इक्वल टू 1 मीटर ले लें और A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो R इज इक्वल टू रो हो जाएगा। दैट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और कंडक्टिंग वायर। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि मान लिया कि सेम टाइप्स ऑफ मटेरियल है, यहाँ पे सिल्वर ही है जिसकी रेजिस्टिविटी बराबर होती है, तो उसमें एक शर्त होनी चाहिए, एक कंडीशन होनी चाहिए कि लेंथ भी दोनों की सेम हो, दोनों कंडक्टर की, चाहे वो एक ही मटेरियल का क्यों ना हो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दोनों सेम होने चाहिए। तो दोनों कंडक्टर में बराबर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, नहीं तो फिर इक्वल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे ये भी एक कंडक्टर वायर है और इसकी लेंथ L1 है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है। दूसरा
कंडक्टिंग वायर CD हो गया और इसका लेंथ L2 हो गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 हो गया। अब यहाँ पे अगर कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन कि A2 इज ग्रेटर देन A1 बट L1 एंड L2 इज इक्वल, और ये दोनों सेम मटेरियल की, तो रेजिस्टिविटी सेम होगी। तो यहाँ पे A2 किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होगा R2 इसमें जो प्रोड्यूस होगा वो R1 की कंपेयर में कम होगा। मतलब R1 यहाँ पे ज़्यादा होगा और R2 कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है, और जब एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, भले ही सेम मटेरियल की हो, सेम लेंथ के हो, लेकिन एरिया पर डिपेंड करेगा। अगर एरिया ज़्यादा होगा कंडक्टिंग वायर का तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे A2 ज़्यादा है तो R2 कम होगा, और A1 कम है A2 की कंपेयर में तो यहाँ पे R1 ज़्यादा होगा। ठीक है ना। और जैसे यहाँ पे ये लेट कर लेते हैं कि सेकेंड कंडीशन में कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, A1 और A2 सेम है, बट L1 इज ग्रेटर देन L2। अब सेम मटेरियल है, रेजिस्टिविटी सेम होगी, बट यहाँ पे लेंथ दोनों के सेम नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। पहले का जो लेंथ है वो ज़्यादा है और दूसरे का कम है, तो यहाँ पर जो L1 लेंथ में ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, तो दैट्स मीन R1 इज ग्रेटर देन R2। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हुआ रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। मतलब कि अगर सेम मटेरियल के दो कंडक्टर हैं तो दोनों का रेजिस्टेंस बराबर होगा, बशर्ते कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों कंडक्टिंग वायर की लेंथ समान हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समान हो। अगर दोनों में डिफरेंस है तो फिर कंसेप्ट लगेगा, और ये कंसेप्ट मैंने बता दिया। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।